हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स बाय मनीषी शुक्ला क्लास 12th। आज हम 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं मनीषी शुक्ला के द्वारा। इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपने क्लास 11th में देखा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स क्या है, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन वहाँ आपने क्या देखा था, इंडिविजुअल के बारे में देखा था। एक व्यक्ति के द्वारा इकोनॉमिक्स कैसे है, आर्थिक क्रियाओं का कैसे उपभोग किया जाता है, उन्हें कैसे चलाया जाता है। अब 12th क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे, हमारे पास दो बुक हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेकेंड बुक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट बुक हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हमें बताया गया है 1947 से टिल 2020। अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2020 तक हमारे क्या क्या बदलाव आए। अगर हम बात करें कि क्या नाम है आपका, खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे था, औद्योगिक इंडस्ट्री कैसे थी, गरीबी पॉवर्टी कैसे थी, और आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव पूंजी निर्माण कैसे कैसे 1947 से लेकर 2020 में क्या क्या बदलाव आते हुए चले। वहीं हम अपनी दूसरी बुक देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी आर्थिक क्रियाएं कैसे काम करती हैं जब हम एक व्यक्ति को ना देख के पूरी इकोनॉमी को देखते हुए चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें अपनी फर्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जो कि हमारा एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भारतीय कृषि क्षेत्र कैसा था आजादी के वक्त। इन दिस चैप्टर वी नो, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे दैट सिनेरियो ऑफ इंडिया, कि भारत का वो सिनेरियो 1947 के वक्त, आजादी के वक्त भारत का कृषि क्षेत्र, भारत का औद्योगिक क्षेत्र, या भारत की क्या परिस्थिति थी उस वक्त, जो आज 2020 से कहीं ना कहीं क्या अंतर करती है, अच्छी थी, बुरी थी, खराब थी, और कैसे कैसे हम जब आगे आने वाले सालों में 47 के बाद 50 मान लीजिए, 60, 70 आने वाले दशकों में, ईयर्स में कैसे कैसे हमने इंप्रूवमेंट किया या डिप्रूवमेंट किया, ये हम इसमें देखते हुए चलेंगे। एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सो वी कैन, हम देखेंगे भारत आजादी क्षेत्र के बाद एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सो वी कैन, हम क्या करेंगे, भारत का कृषि क्षेत्र देखेंगे आजादी के वक्त कैसा था। पहले चैप्टर के अंदर हम यह डिस्कस करेंगे, यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आगे देखते हैं बेटर अंडरस्टैंड आवर एग्रीकल्चर ऑन दिस टॉपिक, और गहराई से और अच्छे से इसकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अब हम मुख्य विशेषताएं देखेंगे भारतीय कृषि क्षेत्र की आजादी के वक्त। पहला पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब आपका निम्न उत्पादकता। अगर हम कहें कि उस टाइम हमारा कृषि क्षेत्र अच्छा तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो उत्पादकता थी वो बहुत कम थी, जिसको आप कह सकते हैं लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर लैंड। पर हेक्टर लैंड का मतलब होता है कि खेत तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो उस पर खेती की जा रही थी उसकी जो उत्पादकता थी वो बहुत कम थी। सेकेंड, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अगर हम बात करें, सेकेंड टॉपिक है हमारे सेकेंड पॉइंट की, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। कृषि क्षेत्र हमारा 1947 के वक्त, आजादी के वक्त क्या था, बहुत ज्यादा भारी वर्षा पर निर्भर करता हुआ चलता था। हमारे जो किसान थे वो ज्यादातर वर्षा पर निर्भर करते हुए चलते, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे लिए कोई भी काम नहीं किए थे, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले थे कि जिससे हमारा कृषि क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं इरिगेशन फैसिलिटीज है, सिंचाई के संसाधनों को इंप्रूव किया। ना हमारे पास कोई ट्यूबवेल्स थे, ना हमारे पास कोई कैनल्स थे, सो ऑन। तो हम बस किसके ऊपर निर्भर थे, जो हमारे किसान थे वो किसके ऊपर निर्भर रहते थे, वर्षा के ऊपर निर्भर रहते थे। अगर वर्षा अच्छी होती थी तो अच्छी फसल होती थी, और अगर वर्षा खराब होती थी तो खराब फसल होते हुए चलती थी। तीसरा, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जो जमीन का मालिक होता है, और टीनेंट्स का मतलब होता है जिसको आप लेबर भी कहते हुए चल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब आप जानते क्या होते हैं, आपसी मतभेद या लड़ाई झगड़ा भी यहाँ कह सकते हैं। लैंडलॉर्ड क्या था, जैसे आपने टिपिकल मूवीज देखी होंगी पुरानी, उसमें लैंडलॉर्ड्स क्या थे, वो कहीं ना कहीं मजदूरों से काम तो करवाते थे, लेकिन उन्हें बहुत कम पैसे देते थे, या इतने कम पैसे देते थे कि उनका जीवन यापन नहीं हो पाता, अपने लाइवलीहुड के लिए भी काम नहीं कर पाते थे। जब वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते थे तो कहीं ना कहीं वो मजबूर थे, उन्हीं मजदूर मजबूर थे क्या करने के लिए, कहीं ना कहीं लाला लोगों से पैसा उधार लेने के लिए, और वो पैसा इतना ज्यादा कर्जा बढ़ जाता था, मॉर्गेज बढ़ जाता था, गिरवी, कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी उसको चुका नहीं पाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे कि आप जानते हैं 10 लोग एक जगह लगे हुए हैं, वहां नीड 2 लोगों की है, कितने लोगों की जरूरत है, वहां 2 लोगों की, तो 8 लोग क्या कर रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं टैलेंट को वेस्ट करें, या अपनी क्षमता को, एबिलिटी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट करें। लेकिन पहले के टाइम पे खेती बाड़ी के अलावा कोई और काम नहीं था लोगों के पास। 72.7%
72.7% जो लोग थे वो क्या थे, खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंड होते हुए चलते थे। उनके पास और कोई काम नहीं था या उन्हें और कोई काम नहीं आता था। लेकिन ये क्या थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, छुपी हुई बेरोजगारी थी। जहां जरूरत 2 लोगों की है वहां 8 लोग अपने टैलेंट को क्या कर रहे हैं, वेस्ट करते हुए चल रहे थे। वो और कोई काम नहीं करते थे, सब एक ही खेत में लगे हुए थे जहां जरूरत 2 लोगों की है और 10 लोग वहां काम कर रहे हैं। लास्ट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स पॉइंट ये भी कह सकते हैं, है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन फिर भी हम इसको डिसएडवांटेज बताते हुए चल सकते हैं कि पहले 1947 के वक्त जो कहीं ना कहीं हमारा किसान था, भारतीय किसान था, आज़ादी के बाद उसका बस यही मोटिव था कि वो अपने जीवनी या लाइवलीहुड को चलाने के लिए खेती बाड़ी करता हुआ चले। उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं था। वो क्या करता था, बस अपने लिए खेती करता था, अपने परिवार के लिए खेती करता था और उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स पॉइंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने लिए खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं और लोग क्या होते थे, इससे वंचित रह जाते। जो खेती नहीं करते थे उन तक ये चीजें नहीं पहुंचती। लेकिन उस टाइम 1947 के वक्त क्या था, लोगों के दिमाग में यही चलता था और उनका यही था कि अपने खुद के लिए स्वनियोजित खेती करते हुए चलिए, खुद के लिए खेती करते हुए चलिए। फर्स्ट वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।